तो अभी ये ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड सभी लोग रामायण देखते होंगे, राइट? सो ये रामायण देखते होंगे। अगर मैं रावण के हिसाब से, करेक्ट, अगर मैं रावण के हिसाब से स्ट्रेंथ्स शॉर्ट एनालिसिस करता हूं तो रावण की स्ट्रेंथ्स क्या थी गाइस? रावण की स्ट्रेंथ्स, अगर उसको पता है कि युद्ध होने वाला है तो उसने पहले कुंभकर्ण को भेजा, तो शायद कुंभकर्ण उसके लिए स्ट्रेंथ था, क्योंकि उसके हाथ में है कुंभकर्ण को भेजना है या नहीं भेजना है, तो वो उसकी क्या हो गई? कुंभकर्ण स्ट्रेंथ हो गई। लेट मी गिव यू वन एग्जांपल जो आपका फेवरेट है, करेक्ट? स्टारबक्स का अगर मैं एग्जांपल दूं तो लेट अस सी दैट स्टारबक्स की क्या स्ट्रेंथ्स होगी, स्टारबक्स की क्या वीकनेसेस होगी, क्या अपॉर्चुनिटीज होगी और क्या थ्रेट्स होगी। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? गाइस, आज मैं एक बहुत ही नए सब्जेक्ट को आपके सामने इंट्रोड्यूस करने वाला हूं, जो कि है ग्रुप 2 का पेपर नंबर 7 पार्ट नंबर बी। दिस सब्जेक्ट इज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। नाउ व्हाट एक्चुअली इज दिस सब्जेक्ट ऑल अबाउट? लेट अस हैव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ दिस सब्जेक्ट, दैट इज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट. Many of you might be having this question in your mind that, sir, this subject is totally waste in our syllabus. ये सब्जेक्ट को क्यों डाला है हमें सिलेबस में? आज तक हमें समझ में नहीं आता है। बिकॉज हम लोग सीए कर रहे हैं सर, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, और हमें अकाउंटिंग पढ़ने में बहुत मजा आता है, हमें टैक्सेशन पढ़ने में बहुत मजा आता है, और हमें ऑडिट करने में भी मजा आता है. व्हाई दिस सब्जेक्ट इज strategic management in our syllabus, we don't get that at first place. Now let me clear your doubts over here. This subject strategic management, सर कोई तो मुझे ये भी बोला है कि सर हमें MBA थोड़ी ना करना है. अगर MBA करना होता था तो हम लोग टॉप कॉलेज में जाके MBA करते थे, और अगर मैनेजमेंट सीखना ही था तो हम लोग IIM से समझते थे मैनेजमेंट क्या होता है. Why this course sir is in chartered accountancy? Let me tell you in very simple language. First of all, you need to understand one thing. हमारा बिजनेस जो अभी करंटली है वो इतना डायनामिक होते जा रहा है. द कॉम्पिटिशन इन द मार्केट इज सच हाई एंड एवरी बिजनेस हैज टू कॉम्पिटिटिवली टेक एडवांटेज ऑफ द मार्केट ओवर हियर. द मार्केट इज सो डायनामिक, करेक्ट? नाउ सर, मार्केट इज डायनामिक, बिजनेस थोड़ी ना करना है, तो बिजनेस को क्यों समझे? मुझे ये चीज तुम्हें समझानी है कि पहले ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस बहुत लोग करते थे, बट अभी वो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस में मजा नहीं रहा है. एंड इफ यू आर गोइंग टू ऑडिट एट सम प्लेस, यू आर नॉट ओनली गोइंग टू गेट द ऑडिट ऑफ लेट्स से रेस्टोरेंट एवरी टाइम. You're going to get an audit of maybe the manufacturing companies. You're going to get an audit of maybe charitable trust, right? So you need to have an idea about the different businesses that work in an organization. And आज की तारीख में जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स प्रैक्टिस करते हैं, they are not only practicing about the traditional practices, filing taxes, income tax returns. No, not at all. What they do is they are doing an audit of a system. They are doing an audit of an maybe the internal audit. And also many of the chartered accountants are helping the businessmen to take their business to a different level altogether. And वो लोग लेते हैं हेल्प एक कंसल्टेंट की, फाइनेंशियल कंसल्टेंट की. एंड एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट यू आर द फाइनेंशियल कंसल्टेंट हु आर गोइंग टू हेल्प देम in framing the different business plans, different strategies. So yes guys, this strategic management is a very light subject, I would tell you. And जो हमारे गुजरातीज एंड मारवाड़ीज हैं, ये तो बोलते हैं कि सर ये तो हमारे खून में है, हमें तो इसकी क्लास की कोई जरूरत नहीं, हमें तो ये डेफिनेटली इतना इजी जाता है. Let me tell you, yes, this is going to be a very light subject for you all guys. And आप आपके सीनियर से पूछ सकते हो, राइट? आप आपके सीनियर से ये पूछना, ये सब्जेक्ट ज्वाइंट है किसके साथ पता है? EIS, करेक्ट? तुम्हारे IT के सब्जेक्ट के साथ ये स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट है 50-50 मार्क्स का. एंड तुम्हारे सीनियर से ही पूछ लेना, दिस कम्स एज एन सेवियर, दिस 50 मार्क्स कम्स एज एन सेवियर टू यू टू गेट एडिशनल मार्क्स इन योर सब्जेक्ट. दैट इज टोटल पेपर नंबर 7 में ये सब्जेक्ट जो है ये कहीं ना कहीं पे एज अ सेवियर आ जाता है.
व्हाट ऑल यू हैव टू डू इज, यहाँ पे तुम्हें बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हम लोगों ने टच किया है। जैसे कि तुम्हें कोई चैप्टर्स के नाम अगर मैं बता दूं तो फर्स्ट चैप्टर तो बहुत ही इंट्रोडक्शन चैप्टर है, जहाँ पे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का मतलब समझा है, बेनिफिट समझाए हैं। अगर मैं सेकंड चैप्टर की बात करूं तो वहां पे डायनामिक एनवायरनमेंट के बारे में बताया है कि हाउ एनवायरनमेंट वर्क, डिफरेंट स्ट्रैटेजीज को हम लोगों को गो थ्रू करने वाले हैं। We are going to learn about the different corporate level strategies. We are going to learn about the functional level strategies. We are going to understand about the competitive advantage the market में कैसे हमें मिलेगा. We are going to understand about each and everything in detail in different chapters. Let me tell you, this paper 7B is for 50 marks. 50 marks में से भी अगर मैं और easy बना दूं तो 15 मार्क की MCQs, 35 marks का paper. It is so simple, guys. Are you getting it? 15 मार्क के MCQs, 35 मार्क्स का मुझे एक्चुअल में लिखना है। जनरली स्पीकिंग 5 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं तो 5 into 7 क्वेश्चंस कुछ आएंगे 35 मार्क्स के, उसमें से भी एक क्वेश्चन जो 5 या 10 मार्क का कंपलसरी होगा और बाकी के तुम्हें ऑप्शंस होंगे। दैट इज फुल क्वेश्चंस का 5, 6, 7 उसको ऑप्शंस रहेगा। तो बेसिकली अगर रफली मैं कैलकुलेट करूं तो रफली तुम्हें क्या करना है पता है, रफली तुम्हें 7 क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर रहना है लिखने के लिए और 15 MCQs के लिए। सो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी द स्ट्रक्चर ऑफ योर syllabus if I say broadly. Now let us understand basic things about the strategic management. Let me tell you one very short concept, and before coming to that concept जो मैं बात बता रहा था कि ये सब्जेक्ट क्यों इम्पोर्टेंट है, जैसे कि मैंने कहा कि ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ यू एज एन कंसल्टेंट आर गोइंग टू हेल्प योर क्लाइंट्स टू डेवलप देयर बिजनेस। मतलब तुम बिजनेस नहीं करने वाले हो बट तुम एक स्ट्रैटेजी फॉर्म करोगे, एक लॉन्ग टर्म प्लान फॉर्म करोगे, एक पूरी ब्लूप्रिंट उन्हें बना के दोगे कि तुम्हें लॉन्ग टर्म में 5 साल बाद 3 साल बाद तुम्हें ये सब चीजें चेंज करनी है। तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो बहुत है, तो ये टर्नओवर रेशियो जो है बिकॉज एम्प्लॉयज आर नॉट सैटिस्फाइड, यू नीड टू हैव सम पॉलिसीज, यू नीड टू गिव सम परक्विजिट्स, you need to have some plan ready with you why this is happening. Then you are going to understand the loophole in that organization and you are going to help to build up long term strategy for that particular business. We are going to understand different concept, for example SWOT analysis. SWOT analysis तो सुना है समझा है, बट उसके ऊपर भी एक होता है टॉस मैट्रिक्स, हम लोग समझने वाले BCG मैट्रिक्स, एनसॉफ्ट मैट्रिक्स, छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स हो गए। क्या होता है कम्पिटिटिव लैंडस्केप, how we need to form these strategies. We all are going to understand different strategies in this particular subject. अगर मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लूं, एक छोटा सा क्वेश्चन तुम्हारे सामने रखता हूं कि क्या हमें स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या सिर्फ और सिर्फ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है? You must be thinking, प्रॉफिट वहां पे है, स्ट्रैटेजी लॉन्ग टर्म की बनानी है, तो शायद हम लोग स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट सिर्फ और सिर्फ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में यूज करेंगे। नॉट एट ऑल। इवन द चैरिटेबल इंस्टीट्यूट्स, और एक रिसर्च किया गया था और वो रिसर्च में समझा कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट ज्यादा अच्छे से यूज होता है इनफैक्ट इन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। गेटिंग हॉस्पिटल्स में भी हम लोग यूज करते हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, हम लोग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में भी यूज करते हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, मेनी ऑफ द NGOs also use the strategic management, charitable institute uses strategic management so that the process over there is having a smooth functioning. So definitely अगर ये मिथ होगा तुम्हारे मन में कि सिर्फ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट यूज करती है, तो नॉट एट ऑल, बिजनेस मैनेजमेंट तो यूज करती ही नहीं। So sir, strategic management मतलब हमेशा it is well planned in advance? Not at all, guys. Strategic management, yes, it is planned in advance. वो होती है proactive strategies. But ऐसा तो नहीं है ना कि अगर मैंने कुछ strategy बना ली तो 100% work ही करने वाली है. There are going to be uncertain situations. And at that point of time, you have to react to that situation. You have to respond to that situation because हमारे environment में things are not going to work according to me because it is an external environment. Government मोदी जी मुकेश अंबानी को पूछने तो नहीं आएगी ना कि मैं पॉलिसी चेंज करूं या नहीं करूं. तो मुकेश अंबानी को पता नहीं है और गवर्नमेंट ने कुछ डीमोनेटाइजेशन का फैसला ले लिया है, गवर्नमेंट ने GST का फैसला ले लिया है, तो शायद वो मेरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए थ्रेट बन सकता है, शायद वो मेरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा नहीं होगा. So in that case you need to respond to that particular strategy. तो उसको हम लोग बोलेंगे reactive strategy.
सो एट टाइम्स जो हम लोगों ने प्लान नहीं किया है बट फिर भी हमें उसको प्लान करना पड़ेगा, मिटिगेट करना पड़ेगा, एंड दैट ऑल इज नोन एज रिएक्टिव स्ट्रैटेजी। एक हो गई प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी, एक हो गई रिएक्टिव स्ट्रैटेजी। तो ऐसे भी स्ट्रैटेजीज हो गए। गेटिंग गाइस? नाउ लेट मी टेल यू वन मोर एग्जांपल ऑफ दिस टॉस मैट्रिक्स और दिस टॉस नहीं, स्वॉट एनालिसिस। तो स्वॉट एनालिसिस की अगर मैं बात करूं तो ये हम लोगों ने शायद 12th में भी पढ़ा होगा, सीए फाउंडेशन में भी पढ़ा होगा। जो गाइस सीए फाउंडेशन के रूट से आए हैं तो स्वॉट एनालिसिस मुझे आज भी याद है, बीसीके दैट इज बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज में हम लोगों ने तो पढ़ा ही होगा बहुत अच्छे से, करेक्ट? बिकॉज बीसीके तो मैं भी पढ़ाता था, फाउंडेशन पढ़ाता हूँ इनफैक्ट, सो आई नो दैट आई हैव टॉट दैट। क्या होता है ये स्वॉट एनालिसिस? अगर स्वॉट एनालिसिस की बात करूं तो स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट, इतना लोग बोल देते हैं और आगे कुछ नहीं बोलते हैं। अगर मैं स्वॉट एनालिसिस की बात करूं तो सबसे पहले ये तुम्हें बोलना है कि स्वॉट एनालिसिस मतलब व्हाट वी आर डूइंग ओवर हियर इज वी आर डूइंग एनवायरमेंटल स्कैनिंग। वी आर डूइंग द एनवायरमेंटल स्कैनिंग। व्हाट इज दिस एनवायरमेंटल स्कैनिंग? अगर मैं इसको दो हिस्से में बांट दूं तो फर्स्ट हिस्सा जो आता है वो होता है इंटरनल एनवायरमेंट, सेकंड हिस्सा जो आता है वो होता है एक्सटर्नल एनवायरमेंट। व्हाट इज इंटरनल एनवायरमेंट? इंटरनल एनवायरमेंट मतलब जो मेरे कंपनी के फेवर में है, जो मेरे कंपनी में मैं चेंजेस कर सकता हूँ। शायद वो मेरे कंपनी के फेवर में हो सकता है या शायद वो मेरी कंपनी के फेवर में नहीं होगा। तो जो मैं हैंडल कर सकता हूँ, जो मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, वो कहाँ पे आएगा? इंटरनल एनवायरमेंट में। गेटिंग? जैसे कि मुझे कोई एम्प्लॉयज को निकालना है, वो मेरे हाथ में है, करेक्ट? मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। मुझे एक प्रोडक्ट को निकालना है, उसको अभी प्रोड्यूस ही नहीं करना है, वो मेरे हाथ में है। गेटिंग? और जो मेरे हाथ में नहीं है वो होता है एक्सटर्नल एनवायरमेंट, करेक्ट? सो एक्सटर्नल एनवायरमेंट जैसे कि मोदी जी ने कोई गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज कर दी, टैक्सेस चेंज कर दिए, गेटिंग? सो वो क्या हो गया? एक्सटर्नल। सो हम लोगों ने एनवायरमेंटल स्कैनिंग को दो हिस्सों में बांट दिया, इंटरनल एनवायरमेंट एंड एक्सटर्नल एनवायरमेंट। इंटरनल एनवायरमेंट में भी दो टुकड़े किए, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस जो मेरे कंपनी के हाथ में है, और एक्सटर्नल को भी मैं दो टुकड़े में बांटता हूँ, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। सो अपॉर्चुनिटी मतलब शायद वो जो मोदी जी ने डिसीजन लिया वो मेरे कंपनी के फेवर में, तो वो कोई मेरे लिए अपॉर्चुनिटी, बट मोदी जी ने वो डिसीजन लिया और वो मेरे फर्म के फेवर में नहीं है, तो वो बन गया मेरे लिए थ्रेट, क्योंकि मैं उसको कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। मैं मोदी जी को कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ, मैं अमित शाह को कंट्रोल तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता हूँ। गेटिंग गाइस? सो दिस इज व्हाट, दिस इज एक्सटर्नल टू माई कंपनी, दिस इज एक्सटर्नल टू माई फर्म। गेटिंग? सो हम लोगों ने एनवायरमेंटल स्कैनिंग को दो हिस्सों में बांटा, इंटरनल, एक्सटर्नल, एंड उस इंटरनल को दो हिस्सों में बांटा, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, और एक्सटर्नल को बांटा अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स में। तो अभी ये ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड सभी लोग रामायण देखते होंगे, राइट? सो ये रामायण देखते होंगे। अगर मैं रावण के हिसाब से, करेक्ट, अगर मैं रावण के हिसाब से स्ट्रेंथ स्वॉट एनालिसिस करता हूँ तो रावण की स्ट्रेंथ क्या थी गाइस? रावण की स्ट्रेंथ, अगर उसको पता है कि युद्ध होने वाला है तो उसने पहले कुंभकर्ण को भेजा, तो शायद कुंभकर्ण उसके लिए स्ट्रेंथ था, क्योंकि उसके हाथ में है कुंभकर्ण को भेजना है या नहीं भेजना है, तो वो उसकी क्या हो गई? कुंभकर्ण स्ट्रेंथ हो गई। गेटिंग? और उसकी स्ट्रेंथ क्या थी? रावण की स्ट्रेंथ थी कि उसको कुछ वरदान मिले थे, उसको कुछ पावर्स मिले थे भगवान से कि कोई भी तुम्हें मार नहीं सकता है, जस्ट इफ यू गेट हिट इन द बेली यू आर गोइंग टू डाई, अदरवाइज यू आर नॉट गोइंग टू गेट डाइड। सो वो भी उसके लिए शायद स्ट्रेंथ ही थी, राइट? अगर मैं रावण के वीकनेस की बात करूं, सो रावण की वीकनेस जैसे कि मैंने ऑलरेडी कहा, इफ ओनली इफ ही इज हिट इन द बेली ही इज गोइंग टू डाई, तो ये शायद उसकी वीकनेस थी रावण के लिए। अभी अपॉर्चुनिटी की मैं अगर बात करूं तो अपॉर्चुनिटी, राम को क्या अपॉर्चुनिटी मिली पता है तुम्हें? रावण का भाई विभीषण, करेक्ट, अगर वो आ जाता है तो इफ विभीषण इज हेल्पिंग राम, तो राम को तो उसकी स्ट्रेंथ पता थी राम को, लेकिन ये विभीषण इज कमिंग एंड हेल्पिंग, इट वाज नॉट एक्सपेक्टेड, इट इज एन एक्सटर्नल फैक्टर विच कम्स इनटू माय फेवर एंड विच टेल्स मी दैट तुम्हें लड़ना कैसे है, विच टेल्स मी कि तुम्हें उसकी बेली को हिट करना है, then only he will die. So this was an external factor which was playing the role and which was useful for me. तो वो क्या बन गया था पता है? वो opportunity बन गया था राम के लिए. And what is the weakness then? Threat then. अगर मैं थ्रेट की बात करूं तो रावण को पता था कि राम एक दिन आएगा यहाँ पे, बट अगर उसके पहले हनुमान आता है और वो जो लंका दहन होता है, करेक्ट, वो पूरा जला देता है उसको, तो रावण डिडंट एक्सपेक्टेड दिस, रावण एक्सपेक्टेड दैट कि
कोई राम आएगा और लड़ाई करेगा, बट ही नेवर एक्सपेक्टेड कोई वानर सेना आएगी, कोई हनुमान आएगा और ये पूरा जला देगा. सो इट वॉज अनएक्सपेक्टेड फ्रॉम हिम, एंड अनएक्सपेक्टेड चीजें एक्सटर्नल एनवायरमेंट में चले गया. करेक्ट. वो रावण के हाथ में था क्या हनुमान का आना? नो. सो क्या हो गया? एक्सटर्नल थिंग दैट बिकम थ्रेट फॉर हूम? फॉर रावण. सो ये छोटे से एग्जाम्पल को जैसे मैंने ये रामायण के इससे एक्सप्लेन किया, लेट मी गिव यू वन एग्जाम्पल जो आपका फेवरेट है. करेक्ट. स्टारबक्स का अगर मैं एग्जाम्पल दूं तो लेट अस सी दैट स्टारबक्स के क्या स्ट्रेंथ्स होंगे, स्टारबक्स के क्या वीकनेसेस होंगे, क्या अपॉर्चुनिटीज होगी और क्या थ्रेट्स होंगे. सो कैन यू टेल मी स्टारबक्स का अगर मैं स्ट्रेंथ्स की बात करूं तो स्टारबक्स का स्ट्रेंथ है कि ये ऑल ओवर इंडिया इसके सारे चेन्स है. तो ये क्या हो गया उसके लिए? हो गया उसके लिए स्ट्रेंथ. गेटिंग. अगर मैं स्टारबक्स के स्ट्रेंथ्स की बात करूं अगेन, तो स्टारबक्स का जो एटमॉस्फेयर, दैट इज वेरी लवली एटमॉस्फेयर विच द यंग जनरेशन जनरली प्रेफर्स टू गो इन स्टारबक्स. सो अगेन ये उसका क्या हो गया? स्ट्रेंथ हो गया. अगर मैं स्टारबक्स की वीकनेस की बात करूं तो स्टारबक्स का वीकनेस क्या है? दैट इट इज वेरी एक्सपेंसिव. करेक्ट. तो ये उसके लिए बन गया इंटरनल. वो तो उसकी प्राइसेस कम कर सकता था, बट उसने उसकी प्राइसेस को कम किया क्या? नहीं किया. सो ये क्या बन गया उसके लिए? वीकनेस बन गया. स्टारबक्स का एक प्रॉब्लम है कि उसकी टेस्ट जो है अक्रॉस द कंट्री इट इज सेम. करेक्ट. सो इट कांट इज चेंज टेस्ट अकॉर्डिंग टू द लोकल कंट्रीज और लोकल रीजन्स. सो ये अगेन व्हाट इज दैट? इट इज एन वीकनेस फॉर द स्टारबक्स. अगर मैं स्टारबक्स की अगर अपॉर्चुनिटीज की बात करूं तो स्टारबक्स इज हैविंग एन अपॉर्चुनिटी टू ओपन अ न्यू स्टोर इन एनी ऑफ द कंट्रीज, बिकॉज उसके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कितने सारे कंट्रीज में उसके ब्रांड वैल्यूएशन है, उसका ब्रांड ऑलरेडी established है. So no country is going to tell him that कि you should not have this particular brand over here in this country. So उसके लिए एंट्री बहुत ही इजी है. तो ये इसके लिए क्या बन गया गाइस? ये गुडविल जो उसके लिए बन गया है एक अपॉर्चुनिटी. गेटिंग. यस. अगर मैं स्टारबक्स की थ्रेट्स की बात करूं, सो अगर मैं थ्रेट की बात करता हूं तो नाउ पीपल आर मूविंग टुवर्ड्स द हेल्दियर दिस जूसेस या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स. द लाइफस्टाइल इज बिकमिंग हेल्दियर. तो शायद पीपल में prefer not to have a coffee and they may shift. I am saying that they may shift to the different beverages. But अगर और एक थ्रेट की बात करूं तो this market of the Starbucks and this coffees is saturating, right? It is saturating a lot and that might become one of the threat for this Starbucks. So मैंने तुम्हें एक बहुत ही सिंपल वे में रामायण का एग्जांपल दिया था स्वॉट का. मैंने एक बहुत ही एक फेवरेट एग्जांपल दिया था तुम्हें स्टारबक्स का, जो कि आजकल के सारे यंग पीपल दे प्रेफर टू गो इन स्टारबक्स राइट ना. सो ये अगर ऐसे ही मैं तुम्हें सिंपल एग्जांपल्स भी देते रहूंगा, ऐसे कुछ स्ट्रैटेजीज तुम्हें डेवलप करवाते रहूंगा तुम लोगों से, एंड we are going to discuss the different business plans, and from that business plans we are going to understand this subject in detail. We are also going to have this brainstorming sessions. We are also going to discuss the scams, क्योंकि फेल्ड बिजनेसेस से भी हमें स्ट्रैटेजीज कैसे करनी है वो भी समझता है. गेटिंग. क्योंकि ज्यादा चीजें सीखने मिलती है फेल्ड बिजनेस से ही. सो हम लोग स्कैम्स डिस्कस करेंगे, फेल्ड बिजनेस, गुड बिजनेस, हम लोग चाय वाला डिस्कस करेंगे, हम लोग मुकेश अंबानी को डिस्कस करेंगे. करेक्ट. वी आर गोइंग टू डिस्कस द चाय वाला, द लोकल ठेला वाला ऑल्सो, फ्रॉम वेयर वी आर गोइंग टू गेट दिस strategies, and we are also going to refer to this corporate people and try to understand this subject, and this subject is going to be very light for you guys, and let me tell you, this subject is going to cover up the marks in your paper number 7. Trust me guys, आप लोग ही बाद में आके बोलोगे कि यस सर ये सब्जेक्ट जो है, इस सब्जेक्ट की वजह से कॉन्फिडेंस आ रहा है कि मैं पेपर के लिए जाऊं और पेपर के लिए बैठूं. ये मेरे वर्ड्स नहीं है, ये तुम्हारे सीनियर्स के वर्ड्स हैं. सो यस, I will sum up this session today over here, and I will come up with more informative videos and more short strategies, and yes, we are going to discuss a lot about this subject. Till that guys, take care, happy studies. This is Akhilesh Daga signing off.